हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। हमने लास्ट वीडियो में आपका क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर के ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। तो आपका सेकंड चैप्टर है एक चर वर्ग में रैखिक समीकरण। इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा निम्नलिखित एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। तो चर आपको पता है जिसमें कि आप किसी भी संख्या का मान रखते हो, x, y, p, q, z जो भी आप पढ़ते हो, वो कह रहा है कि उसमें से एक चर का समीकरण कौन सा नहीं है। तो उसमें ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं, a 33, b 33 x प्लस वाई, c 33 x और d 33 y। अब देखो इसमें कोई भी चर नहीं है, इसमें दो चर हैं, इसमें एक चर है और इसमें भी एक चर है। तो एक चर में रैखिक समीकरण जो नहीं है वो कौन सा होगा, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आंसर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अच्छा, ये वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चों को, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, क्योंकि इसमें हम कुछ सॉल्विंग भी करने वाले हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि ये मैथ्स में सॉल्विंग करेंगे हम। तो आप साथ साथ लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे करते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x - 3 = 7, यानी कि 2x घटा 3 बराबर 7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यानी कि अब क्वेश्चन में ही पता लग रहा है हमें कि इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2x - 3 बराबर 7 लिखेंगे। उसके बाद जो, क्योंकि ये अलग है तो इसलिए हम जो ये -3 है इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, और जब हम बराबर के इस तरफ ले जाते हैं किसी को तो उसका जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यानी कि यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इधर ही रह जाएगा और 7 जमा 3 हो जाएगा। 7 जमा 3 आप जोड़ते हैं कितना होता है, 10। तो 2x बराबर 10 हुआ। अब x के गुणा में ये 2 हो रखा है, अब इसको गुणा के इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। अपनी अपनी कॉपी में बच्चों साथ साथ करते रहिएगा। अब 10/2 हो जाएगा। अब 10/2 में अब 2 को 10 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो 5 पे काटेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन में क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 3 है, 2y + 9 = 4। अब इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है। जैसे सेम हमने x की वैल्यू ऊपर निकाली है उसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, हम लिखेंगे 2y + 9 = 4, तो y को इधर ही रहने देंगे, और क्योंकि 9 यहाँ प्लस में है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 2y = 4 - 9, 4 घटा 9। अब हम इसको घटाएंगे, 4 में से 9 नहीं घटा सकते तो हम 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 9 बड़ी संख्या है और उसके आगे घटा का निशान है तो हम आंसर जो आएगा हमारा उसके आगे घटा का निशान लगा देंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आया, 2y बराबर है -5। अब y से ये गुणा में है यहाँ पर, तो बराबर के इधर इसको ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5/2। इसमें आपका कहाँ है ऑप्शन 5/2, डी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, -5/2। अगला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है वो कि y/5 = 10। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 2y बराबर -5 था, यहाँ पर ये गुणा में था तो हम इसको बराबर के जब इधर ले गए तो हमने इसको भाग कर दिया। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको y/5 यानी कि y के भाग में 5 दिया हुआ है और यहाँ 10 दिया हुआ है। तो अब अगर हमें इस 5 को इधर ले जाना है तो हम इसको 5 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो y अगर यहाँ रह जाता है और हम इस 5 को यहाँ ले जाकर गुणा कर देते हैं 10 से, तो 10 पंजे 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 3/7 प्राप्त करने के लिए -7/3 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। वो ये पूछ रहा है कि हम -7/3 में क्या जोड़ें कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा आंसर नहीं है तो हम -7/3 में जोड़ने के लिए एक वैल्यू मान लेते हैं, एक चर को रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। चलिए कि -7/3 में हमने अगर x जोड़ा तो हमें 3/7 मिल जाएगा। लेकिन अब उस x का मान कैसे निकालेंगे, वो देखो आप कैसे लिखोगे। हमने मान लिया कि वो संख्या x है। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो -7/3 में अगर हम x जोड़ें तो 3/7 आएगा। वो यही पूछ रहा है आपको। अब क्या करोगे, आप x को यहीं छोड़ दोगे,
अब -7/3 क्योंकि ये यहाँ पर घटा में है, तो यहाँ पर हम अगर बराबर के इधर इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो अब हमारे पास नया समीकरण क्या आ जाएगा, 3/7 जमा 7/3। अब जैसे हम परिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम हमेशा देखते हैं कि इसका जो हर है, इसका जो नीचे का पार्ट है, उसमें संख्या जो है वो बराबर है या नहीं, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, सीधा सीधा जोड़ पाएंगे। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो हम कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। अब जो ऐसी मिनिमम संख्या कौन सी होगी, हमने ढूंढी है 21। क्यों, 7 के पाड़े में भी 21 आता है, 7 तिया 21, और 3 के पाड़े में भी 21 आता है, 3 सत्ते 21। तो हमने 21 कॉमन संख्या ढूंढ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढूंढेंगे, 7 के पाड़े में 3 पर 21 आता है, तो 3 के पाड़े में 3 पर क्या आएगा, 9। 7 तिया 21, 3 तिया 9, यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब जमा में इसी तरह 7 इस वाले में देखेंगे, 3 सत्ते 21, तो इसी तरह 3 को 7 से गुणा किया तो 21 आया, तो ऊपर भी 7 को 7 से गुणा करेंगे, तो 7 को 7 से गुणा करके क्या था बच्चों, 7 सत्ते 49। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, 9 जमा 49 बटे में 21। तो हम इसको जोड़ेंगे, हमारे पास 49 में हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 58। तो 58/21 जो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ऑप्शन में है कहीं, ये रहा ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी है 58/21, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। बच्चों ये आपको साथ साथ कॉपी में करते रहना है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप जब तक इसको कॉपी में साथ साथ में नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको साथ साथ इसको मेरे साथ साथ चलना है। आप हमेशा, आप आयत का परिमाप आपने पढ़ा है, आयत क्या होता है, एक ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति जिसकी सामने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, उसका वो परिमाप बता रहा है आपको, और उससे और आपको लंबाई दे रहा है, वो आपसे कह रहा है आपको चौड़ाई बतानी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अब इसमें से आपको परिमाप पता है, लंबाई पता है, आप चौड़ाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने आप परिमाप की जगह परिमाप लिखा, आयत का परिमाप बराबर है 2 गुना लंबाई जो कि बता रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब हमारे पास ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट होता है इसके बाहर जो संख्या दी होती है उसे सॉल्व करते हैं। तो 20 यहाँ पर, 2 यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर हम बराबर के जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। तो 20/2 बराबर है 6 जमा x, यहाँ पर रह गया। अब 6 जमा x को एज इट इज उतार लेंगे, 2 को आप 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 धाम 20, 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो 10 बराबर 6 जमा x आपके पास बच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम x की वैल्यू हमें निकालनी है मेन, तो x को यहीं रखेंगे और 6 जो कि यहाँ पर जमा में था, इसको बराबर के जब हम उधर ले जाएंगे तो वो घट जाएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे, बराबर आपका x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4, और x की वैल्यू क्या थी बच्चों, चौड़ाई। तो यानी कि आपकी चौड़ाई इसकी आयत की कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, वो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु बताइए। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब ना तो हमें पिता की आयु पता है, ना हमें पुत्र की आयु पता है, तो इनमें से किसी भी एक की आयु जो है वो हम x मान लेते हैं। चलो हमने पिता की आयु को x मान लिया, क्योंकि वो पिता की आयु बता रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो हमने पिता की आयु को x मान लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माना हमने पिता की आयु x मान ली, तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से समीकरण क्या बनाएंगे, पिता की आयु बराबर है किसके, पुत्र की आयु की 3 गुनी के, यानी कि पुत्र की आयु को जब 3 से गुणा करेंगे तो पिता की आयु निकलेगी। यही कह रहा है ना वो कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो जब पिता की आयु को बराबर करेंगे किसके, पुत्र की आयु के 3 गुने के, तो हमारे पास पिता की आयु आ जाएगी। अब हम इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, पुत्र की आयु उसने हमें दी हुई है, हाँ जी बिल्कुल दी हुई है। पुत्र की आयु है हमारे पास 15 वर्ष, तो हम पुत्र की आयु की जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा समीकरण बनेगा x बराबर है 3 गुणा 15। तो 3 गुणा 15 को आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 45 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी निकली बच्चों, 45 वर्ष। तो आपका आंसर आएगा 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, 2 संख्याओं का अनुपात 2/5 है, वो 2 संख्याएं कौन सी हैं। अब देखो वो कह रहा है, हम ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। 2 पूर्ण संख्याएं, कोई भी पूर्ण संख्याएं मान लीजिए,
ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है वो 66 है। मान लीजिए एक्स वाई संख्या है तो एक्स माइनस वाई बराबर 66 है, ये भी छोड़ दिया। चलो, वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2/5 है। उन्हीं दो संख्याओं का जो अनुपात बता दिया उसने 2/5, यानी कि इसमें अलग अलग चर रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक ही चर से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक ही संख्या का अनुपात है। अगर 2/5 किसी संख्या का अनुपात है तो उसका मतलब वो दोनों से भाग जाता है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन संख्याओं की जो वैल्यू है वो 2x है और 5x है, क्योंकि जब अनुपात में जो संख्याएं होती हैं वो एक ही पहाड़े से भाग जाती हैं तभी तो हम काटते हैं उसको, अनुपात तभी तो बनाते हैं। अगर वो नहीं कटता तो अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 5/10 है तो वो 5 से भाग जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो उसका अनुपात क्या हुआ 1/2, यानी कि वो एक ही पहाड़े से जा रही हैं। तो हम इसमें एक ही चर जो है वो रख सकते हैं। तो हम 2x रख लेंगे, एक संख्या मान ली हमने 2x और दूसरी संख्या मान ली हमने 5x। अब हमारे पास दोनों संख्याएं तो आ गई। अब वो बता रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 66 है। तो हम इसी तरह से समीकरण बनाएंगे, दोनों संख्याओं का अंतर 66 है तो हम करेंगे 5x माइनस 2x बराबर 66। यही वो कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का जो अंतर है वो 66 है। तो अब 5x में से 2x घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों 3x। 3x बराबर 66 हुआ। अब इसके बाद अब x जो है वो 3 से यहाँ गुणा में है, अगर यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर ले जाकर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। तो आप 66 को 3 से भाग करके देखिए, 3 से काट के देखिए 66 को, क्या आंसर आता है आपके पास 22। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 22। अब यहाँ तो ये आंसर नहीं है बच्चों, ये आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है जो हमने यहाँ पर अनुपात में रखी थी। हमें संख्याएं भी निकालनी है। हमने संख्याएं क्या मानी हुई थी 2x और 5x, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें रखनी बाकी है अभी। तो 22 जो हमारा x निकला है उसको हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अभी। तो पहली संख्या क्या करेंगे 2x यानी कि 2 गुणा 22 बराबर 44, और दूसरी संख्या आएगी 5x यानी कि 5 गुणा 22 बराबर 110। तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं आपकी 44 और 110, यानी कि कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 110 और 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग जो है वो 51 होता है, वो पूर्णांक कौन से हैं। ये बेटा बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि 3 क्रमागत पूर्णांक हैं जिनका योग 51 है, वो पूर्णांक कौन से हैं, आपको इनको जोड़ देना है बस। ठीक है, इनको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ के देखो और इसको जोड़ के देखो, चारों में से जिसका योग 51 आ जाता है वो आपका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में किन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास 51 आ रहा है, 16, 17 और 18। सब अपनी अपनी कॉपी में जोड़ के देखिए, 16 जमा 17 जमा 18, आपके पास क्या आंसर आता है 51 ही आएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ के देखेंगे और उसके बाद आपको ऑप्शन करेंगे। इसी तरह का कोई भी सवाल आपके पेपर में अगर आ जाता है कि कौन सी 3 क्रमागत ऐसी संख्याएं जिनका योग ये है, तो आप उसको जोड़ लीजिए, चारों में से चारों ऑप्शन में जोड़ के देखिएगा, जिसमें आंसर आ जाए वो आपका ऑप्शन होगा सही। देखो यहाँ पर जिस तरह इसने दिखाया है, एक आप जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ। वैसे आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व में अगर हम 3 संख्याएं क्रमागत माने तो x मानते हैं, x जमा 1 मानते हैं, x जमा 2 मानते हैं, इन तीनों को जोड़ोगे 51 आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2 बराबर 51। यहाँ पर कितने x नजर आ रहे हैं आपको 3x, तो 3x हो जाते हैं और जमा में संख्याएं कितनी आ रही हैं 3, तो क्या हमारे पास समीकरण आया 3x जमा 3 बराबर 51। अब क्योंकि 3 अकेला है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो हम इसको यहाँ ला सकते हैं। तो 3x को यहीं छोड़ देंगे और 51 3 को यहाँ ले आएंगे, 3 यहाँ जमा में है तो यहाँ घटा में हो जाएगा, 51 में से 3 गए 48। अब x अब 3 के साथ गुणा में था, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 48 को 3 से भाग देंगे, 3 से 48 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया 16। तो पहली संख्या हो गई 16, दूसरी संख्या क्या थी हमारी x+1 यानी कि 17, तीसरी हो गई x+2 यानी कि 18। ये क्वेश्चन है आपका अगर सॉल्व करने के पर्पज से अगर आता है तो, लेकिन अगर डायरेक्टली भी आता है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधे सीधे इनको जोड़ो, जिसका योग 51 आ जाता है उसको आप ऑप्शन लगा दो। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, 3m बराबर है 5m माइनस 8/5। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप mm वाला एक देखोगे, m बराबर के इस तरफ भी है और बराबर के इस तरफ भी है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो चर वाले संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ लेकर आएंगे और दूसरी जो है उनको एक तरफ छोड़ देंगे। अब आपका क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करेंगे, 3m को इस तरफ ले आते हैं
और 8/5 क्योंकि माइनस में है उसको इस तरफ ले आते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा 5m - 3m, 3m को यहाँ ले आए तो वो माइनस हो गया, और 8/5 को यहाँ ले गए थे बराबर के इधर तो वो प्लस हो गया था। समीकरण क्या बनता हमारा, 5m बराबर है 5m - 3m बराबर 8/5। तो 5 में से 3 गए 2m बचा, 2m बराबर 8/5। अब क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है m के साथ तो इसको भाग में ले जाएंगे, तो ये भाग में नीचे हमारे पास 5 ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 8 बटे में क्या बन जाएगा हमारे पास 2 गुना 5। ऑप्शन क्या है अब आपके पास 8/10। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/10। अब 8/10 को आप काटो, 2 के पहाड़े से काट सकते हो आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। छोटे से छोटा आपके पास, क्योंकि 8/10 का आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन में इसको काट कर आपके पास ऑप्शन आ सकता है 4/5। तो कौन सा है आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4/5। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 आपका खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 3 के अब MCQ हम आप चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज के बारे में आपका ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का। इसके हम आज क्वेश्चन लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित चतुर्भुज है। नियमित चतुर्भुज का क्या मतलब होता है बच्चों, नियमित चतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं समान होंगी। तो इसमें से कौन सा ऐसी आकृति दिख रही है आपको जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। देखो इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, ये वाली, ये आप समानांतर हैं लेकिन समान नहीं है। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, नहीं। ये चारों भुजाएं बराबर है, नहीं। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है ना। तो नियमित चतुर्भुज कौन सा हुआ आपका, ए वर्ग। तो आपका आंसर क्या है, ए वर्ग, क्योंकि एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अगला वो आपसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ये देखिए बच्चों, आपको ये आपका समानांतर चतुर्भुज होता है। तो वो कह रहा है कि इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है आपको, जिसकी जो समानांतर भुजाएं हैं यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इनका जो माप बता रहा है वो 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर बता रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको लिखना है, आप साथ साथ लिखेंगे मेरे। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग। अब समानांतर भुजाएं आपको दी हुई हैं उन्होंने, है ना, उसका हमें योग करना है। तो समानांतर भुजाओं को हमने P मान लिया। परिमाप होगा 2 गुणा ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं कौन सी दी हैं उसने आपको, 12 और 7। दोनों को आप जमा करोगे, 2 गुणा 19, 19 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 19 दूनी 38। तो आपका आंसर क्या है, 38 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन में आपको 38 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी आपका 38 सेंटीमीटर, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका बेटा देखो समानांतर चतुर्भुज का ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपका कोण पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि यदि कोण ए और कोण सी समानांतर चतुर्भुज के 2 विपरीत कोण है। देखो यहाँ देख लो, कोण ए यहाँ पर आ जाएगा, कोण सी यहाँ पर आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर कोण ए और कोण सी इसके विपरीत कोण है तो इसमें से कौन सा रूल जो है वो सही है। क्या कोण ए कोण सी से बड़ा है, क्या कोण ए कोण सी के बराबर है, तीसरा ऑप्शन, क्या कोण ए कोण सी से छोटा है। इधर मुंह है ना, क्या वो कह रहा है कि क्या कोण सी बड़ा है। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि क्या कोण ए छोटा है कोण सी से। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है क्या कोण ए और कोण सी बराबर हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि क्या कोण ए कोण सी से छोटा है। और चौथे में वो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी, कोण ए बराबर है कोण सी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोण ए और बी चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण हैं और उसमें से कोण ए अगर 70 डिग्री है तो कोण बी आपका क्या होगा। गला ही भूल जाता। तो आसन्न कोण कौन से हैं। अब मान लो कोण डी और कोण सी को मान लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर उसमें से एक आपको 70 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा, है ना।
ए और बी, चलो यहीं से देख लेते हैं। ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण बी है। वो कह रहा है अगर कोण ए आपका 70 डिग्री है तो कोण बी आपका क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो आसन्न कोण होते हैं इन दोनों के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है हमेशा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है और आप इसको बात को ध्यान रखते हुए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। नीचे देखो, समानांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो पूरक होते हैं। पूरक यानी कि उन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें कोण ए की उसने आपको वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 70 डिग्री। अब इस तरह के कैसे लिखेंगे, कोण 70 डिग्री जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब कोण बी रह जाएगा इधर, 70 डिग्री हमारे पास है तो इसको इधर ले आएंगे। इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जमा में है तो यहाँ घटा देंगे। कोण बी आपका क्या निकला, 180 घटा 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो वो कोण बी पूछ रहा है ना, हमने कोण बी क्या निकाला, 110 डिग्री। यहाँ ऑप्शन में कहाँ है आपका 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते रखना है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वो आपको ABCD एक आयत है, उसने एक आयत दे दिया आपको और वो आपसे अब कह रहा है कि इस आयत में यदि A और C आपका विकर्ण है, वो कह रहा है कि यदि A और C आपका 10 सेंटीमीटर है तो B और D क्या होगा। ये वाला है ना आपका A से लेकर C सब मिलाओ। A और C जो है आपका अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो दूसरा जो विकर्ण है B और D का वो पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। स्पष्टीकरण में बच्चों देखा है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। ये भी बच्चों आपको अपना याद रखना है और या तो लिख के रख लेना है कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। तो अगर एक विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, A = 10 सेंटीमीटर। इसकी हिंदी नहीं करी। बराबर होता है न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है या 180 डिग्री का होता है। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है, देखो आपका ये वर्ग होता है, ये सिंबल किसका है, 90 डिग्री का। तो आपको हमेशा याद रखना है एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपका 90 डिग्री क्या होती है, आपका समकोण भी कहते हैं 90 डिग्री को। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो हमेशा समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है, वर्ग, आयत, त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज। आप देखो वर्ग चतुर्भुज है, बिल्कुल है। आयत, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। आयत एक चतुर्भुज है, बिल्कुल है क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज है, ये तो आपको नाम में ही पता रहा है कि चतुर्भुज है ये, तो ये भी ऑप्शन हाँ में आएगा। लेकिन त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज कौन सा होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो कौन सा चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। क्योंकि हमें 4 भुजाएं नहीं है इसके अंदर तो हम इसको ऑप्शन को हटाएंगे। यही आपका ऑप्शन बनेगा कि इनमें से चारों में से यही जो है वो चतुर्भुज नहीं है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान हैं और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बच्चों आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं 4, वर्ग, पतंग, समचतुर्भुज और आयत। ये आपका वर्ग है, ये आपकी पतंग, ये समचतुर्भुज और ये आपका आयत। अब ये कह रहा है कि किस चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान हैं, मतलब साथ साथ की 2 भुजाएं जो हैं वो समान है। अब देखो इसमें तो चारों भुजाएं समान होती हैं, हम वर्ग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चारों भुजाएं समान होती हैं। इसमें भी चारों भुजाएं समान होती हैं, इसमें 2 भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं जो साथ साथ की भुजाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। इसमें सामने की भुजाएं समान होती हैं, आसन्न भुजाएं जो साथ साथ की भुजाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। इसमें देखो ये साथ साथ की भुजाएं ये दोनों समान है और ये दोनों जो हैं AD और DB ये दोनों समान है और AC और CB ये दोनों समान है। और इसका जो विकर्ण जो आपस में काट रहे हैं वो किस कोण पर काट रहे हैं, 90 डिग्री के कोण पर। तो ये दोनों बातें सही बैठ रही हैं। इस चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान हैं और इसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी, पतंग। तो आपका सही आंसर क्या है, बी, पतंग। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि यदि AB और CD एक समांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं तो क्या होगा। अब वो देखो इस समांतर चतुर्भुज को ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि यदि AB और CD एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, AB और CD देख रहे हो, AB और CD समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं यानी कि आमने सामने की एक जैसी भुजाएं हैं,
तो वो क्या बता रहा है, क्या ए बी जो है वो सी डी से बड़ी है, क्या ए बी जो है वो सी डी से छोटी है, क्या ए बी और सी डी बराबर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सामने सामने साथ साथ देख रहे हो कि समांतर चतुर्भुज हैं, तो समांतर जो जिसकी सारी भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हैं और बराबर हैं, तो कोई भी छोटी बड़ी नहीं है ना इसमें। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या है, ए बी बराबर है सी डी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वो चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे से लंबवत हैं। लंबवत का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का कोण बनाने वाले। जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वो कौन से चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बेटा ये है, देखो ये एक दूसरे पर विकर्ण जो है वो 90 डिग्री का कोण कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और आयत जो होता है, आयत के विकर्ण जो होते हैं, देखो आपका आयत था, आयत में जो भी विकर्ण होंगे वो भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। पतंग में भी एक दूसरे के लंबवत नहीं है, लेकिन समचतुर्भुज में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर सेपरेटली 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या बैठेगा, समचतुर्भुज। सेकंड और थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं, अब हम फोर्थ चैप्टर और करेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका है प्रायोगिक ज्यामिति। एक इसमें आपके क्वेश्चन क्या है, ये आपके क्वेश्चन बेसिकली बहुभुज के बारे में है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों कॉपी पर ज़्यादा लिखते रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में भी आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं, और आपको भी सॉल्व कर करके देखने हैं, जिससे कि जब आप ये एमसीक्यू वाला पेपर देंगे तो आपका एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है उसमें आपका इतना टाइम नहीं होता है कि आप सॉल्व कर सके। तो इसलिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें और फटाफट इसका जवाब दे सकें। चलिए इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक समबहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं, समानांतर नहीं होती हैं या बराबर नहीं होती हैं। कोई भी बहुभुज समबहुभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, 2 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। बहुभुज का मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, समबहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हों, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों, तो इसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो लंबाई में हमेशा बराबर होंगी, तभी उसको समबहुभुज कहा जाएगा, अदरवाइज उसको समबहुभुज नहीं कहा जाएगा। अगर वो समबहुभुज है तो उसकी सारी भुजाएं लंबाई में बराबर होंगी। देखो यहाँ पर इसकी सारी भुजाएं जो लंबाई में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक नियमित बहुभुज के सभी कोण किस तरह के होते हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, बराबर माप, बराबर लंबाई। बेटा देखो ये एक नियमित बहुभुज, अगर कोई भी आप बहुभुज लेते हो, चाहे आप षटभुज ले लो, ठीक है, चतुर्भुज ले लो, तो उसके जो सभी कोण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री के भी नहीं हो सकते, हमेशा 60 डिग्री के भी नहीं हो सकते, सबके नहीं हो सकते। किसी का होगा 90 डिग्री का, किसी का 60 का होगा, किसी का अलग होगा। त्रिभुज है, समत्रिभुज होता है ना, वो भी बहुभुज है, तो उसका जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन नियमित बहुभुज में बराबर माप के जरूर होंगे। ये आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप नियमित बहुभुज ले लेते हो, जैसे आप त्रिभुज लेते हो, समत्रिभुज लेते हो, जैसे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कोण 60 का, एक 90 का, एक 30 का, ऐसा नहीं होगा। तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। इसी तरह आप अगर वर्ग लेते हो तो वर्ग के जो चारों कोण होंगे, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि एक नियमित बहुभुज के सभी कोण 90 के नहीं होते हैं, 60 के नहीं होते हैं, बल्कि बराबर माप के होते हैं। जो भी बहुभुज होगा, जिस भी प्रकार का बहुभुज होगा, वो सारे कोण जो उसके अंदर होंगे वो सब बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, n पक्षों के साथ बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। वो कह रहा है कि इस तरह का मान लीजिए कोई बहुभुज है, इसके जो आंतरिक कोण है ना, ये वाले जो आंतरिक कोण है, इनके सभी कोणों का अगर हमें योग निकालना हो, सभी कोणों का अगर योग देना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 गुणा में 180 डिग्री। और n क्या है आपका, भुजाएं, जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी, जिस बहुभुज की जितनी भी भुजाएं होंगी, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी हो, तो जितनी उसकी भुजाएं होंगी वो -2 गुणा में 180 डिग्री। तो आपके जितने भी उसके आंतरिक योग होंगे, आंतरिक कोण होंगे, सबका योग निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब ये देखो, ये आपका समकोण है, इसमें आपके पास कितने आपको समकोण दिखाई दे रहे हैं, कितने भी 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, एक। ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक होता है जो समकोण
बनता है, समकोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण जो है वो एक ही एंगल बनाता है वो। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। बेटा समांतर चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोण जो होंगे ना वो आपके 90 डिग्री के होंगे। तो उसके सभी कोणों का योग 90 को आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, 7 भुजाओं के उत्तल बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। अब ये आपको देखो, ये आपको दिया हुआ है 7 भुजाओं का उत्तल बहुभुज। जो बाहर की तरफ बनता है बेटा उसको उत्तल बहुभुज बोलते हैं, जो अंदर की तरफ बनता है उसको अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो हम यहाँ उत्तल बहुभुज पढ़ रहे हैं। ये आपका 7 भुजाओं वाला उत्तल बहुभुज है। वो कह रहा है कि इसके आंतरिक कोणों की वैल्यू बताओ। आंतरिक कोण कितने के हैं, कितने वैल्यू के हैं, इसको कैसे निकालेंगे? आंतरिक कोणों का योग जो है हमने निकाला था, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रखा था n-2 गुणा में 180 डिग्री। तो वही हम यहाँ लगा देंगे। n-2 गुणा में 180 डिग्री। n कितना है इसका? 7 भुजाओं वाला है ना ये। तो हम n की वैल्यू क्या होगी? 7। तो क्या बनेगा? 7 - 2 गुणा में 180 डिग्री। 7 में से 2 आप घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। 5 गुणा में 180 डिग्री। तो 180 को 5 से गुणा करो बच्चों तो क्या आंसर आता है आपके पास? 900 डिग्री। तो इसके जितने भी आंतरिक योग कोण हैं उन सभी आंतरिक कोणों का योग जो आएगा वो आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 900 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समषटभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने माप का होता है। ये देखो बेटा आपका समषटभुज दिया हुआ है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका वो कह रहा है कि जो बाह्य कोण है ये वाला, ये जो आपका बाह्य कोण है जहां मेरा माउस चल रहा है, ये ध्यान से देखो, ये इसका जो बाह्य कोण है इसके प्रत्येक बाह्य कोण का योग नहीं पूछ रहा वो, ध्यान से देखो, वो योग नहीं पूछ रहा, वो कह रहा प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होता है। तो हम योग निकालते हैं तो हम n-2 गुणा 180 करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण है उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या। तो इसको भी आप फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का अगर आपको मान निकालना है तो आप उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री भाग देंगे किससे? भुजाओं की जितनी संख्याएं होंगी। अब इसमें आप 360 डिग्री से किसको भाग दोगे? षटभुज, यानी कि 6 भुजाओं वाला है, 6 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6 को 360 से काटेंगे तो 60 डिग्री। तो क्या आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर वो भुजाओं की संख्या कितनी बता रहा है? 15। तो कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताओ। यहाँ आपने प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकाला था ना, यही फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर आपकी भुजाएं कितनी थी? 6, और अगले में आप भुजाओं की संख्या कितनी लगाओगे? 15। कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप सेम फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे, 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या, यानी कि 360 डिग्री बटा 15। 15 को इससे काटोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 24 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 डिग्री है। तो उस सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसने हमें ये नहीं बताया कि ये बहुभुज कौन सा है, कितनी भुजाएं हैं इसकी, वो हमें निकालनी है। उसने हमें आंतरिक कोण का माप बता दिया। उसने हमें ये बता दिया कि जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण का माप जो है वो 140 डिग्री है और उसकी भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे? ये आपके ऑप्शन देखो, उसने दिए 15, 12, 9, 10। हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो पहला फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण जमा बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। आंतरिक कोण हमें बताया हुआ उसने 140 डिग्री, तो उसकी वैल्यू यहाँ लगा देंगे। 140 डिग्री जमा बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अब बाह्य कोण की वैल्यू हमें निकालनी है तो 140 डिग्री को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो क्या आपके पास आंसर आया? 40 डिग्री। अब हमारे पास बाह्य कोण का माप आ गया, बाह्य कोण हमारे पास आ गया। अब बाह्य कोण हमारे पास आ गया तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था वो हम दोबारा लगाएंगे। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर है 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या। अब हमारे पास भुजाओं की संख्या नहीं है, अब की बार हमारे पास क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है ना।
360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। अब क्या करेंगे, 360, अब भुजाओं की संख्या, क्योंकि इसके नीचे भुजाओं की संख्या दे रखी है तो हम उसको उधर बराबर के उधर तरफ ले जाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगी, और क्योंकि ये 40 डिग्री यहाँ पर था तो ये नीचे आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 360 डिग्री बटे 40, यानी कि इसको काटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। तो कितनी भुजाओं की संख्या है उसकी, बहुभुज की, 9। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इस आकृति में x का मान बताओ। अब ये देखो, ये ऐसा हमें बहुभुज दिया हुआ है जिसकी 5 भुजाएं हैं, ठीक है। उसमें वो एक उसने x कोण जो है वो अंकित कर दिया है। वो कह रहा है अब इस x कोण का मान बताओ मुझे। कैसे बताएंगे, हमें उसके लिए आंतरिक कोण का मान पता होना चाहिए, है ना। तो आंतरिक कोण के मान का जब योग निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री, लेकिन वो योग होता है। अगर हमें मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो तो सारे आंतरिक कोणों का योग हुआ जो हमने फॉर्मूला याद किया है। लेकिन अगर हमें प्रत्येक भुजा निकालनी है, प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए हम जितनी भी भुजाएं हैं उसकी उससे भाग कर देंगे। उससे क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आएगा, ठीक है। उससे हमारा आंतरिक कोण निकल आएगा। आंतरिक कोण के जो योग है उसके फॉर्मूले से हम आंतरिक कोण का मान निकालेंगे। हमारे पास आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री, यही होता है ना, यही हमने ऊपर याद किया है। लेकिन हमें प्रत्येक आंतरिक कोण का मान चाहिए, योग नहीं चाहिए। प्रत्येक आंतरिक कोण के मान के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उससे भाग दे देंगे। सिंपल बात है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो, इसमें भुजाएं कितनी दिख रही हैं आपको, 5 भुजाएं। तो हम n की जगह क्या लगाते हैं, भुजाओं की संख्या। 5 घटा 2 गुणा में 180, और भाग किससे दे रहे हैं, नंबर ऑफ भुजाएं, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है, 5, तो भाग दे देंगे 5 से। अब 5 में से 2 घटा 3, 3 गुणा में 180 डिग्री भाग में 5, तो 3 गुणा में 180 डिग्री करेंगे कितना आता है बच्चों, 540 डिग्री। अब 540 डिग्री को आपको 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने के लिए आप इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 लगाएंगे, और 5 अट्ठे 40, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 108 डिग्री। यहाँ आपके पास ऑप्शन में कहाँ 108 डिग्री, सी पर। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह का बच्चों, देखो इसमें वो आपसे भी x का मान पूछ रहा है दोबारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले इस आकृति को समझो। इस आकृति में उसने आपको क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। इसका मतलब, इन लाइनों का मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं तीनों, वो भी बराबर होते हैं। और वो अगर बराबर होते हैं तो एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। आप जानते हैं एक त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए हमें पता है कि ये तीनों का योग अगर 180 डिग्री है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 60 डिग्री। देखो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। आप इसको अपनी कॉपी में आप खुद निकाल के देखेंगे। देखो तीनों योग कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है, तो अगर हम उसे x मानते हैं तो 3x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास ये 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ये तो नहीं निकालना, ये तो हमें पता लगा लिया कि 60 डिग्री है, लेकिन अब हमें ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब आप देख सकते हो कि ये जो त्रिभुज का आधार है इसी को हमने आगे बढ़ा दिया है। तो जब भी एक पूरी लाइन पर हम कोण बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं, तो उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये पूरा अर्धवृत्त बनता है, इसका योग 180 डिग्री होता है ना। अब इसमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन इसकी पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे, 60 डिग्री ये जो हमने यहाँ निकाला है वो प्लस x बराबर 180 डिग्री करेंगे, x को इधर ही ले लेंगे और 60 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों, 120 डिग्री। आपका क्या आंसर आएगा, 120 डिग्री। वो कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। आपका 12th क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री है। ये कौन सा त्रिभुज, कौन सा है आपका चतुर्भुज, ये ऐसा कौन सा, अभी देखो ऐसा आयत होता है, आयत का देखो ये बना हुआ है आयत आपके पास, इसका प्रत्येक कोण आप निकालो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का निकलेगा। हाँ 90 डिग्री का ही निकलेगा। समचतुर्भुज में आपका समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, पतंग में भी नहीं होता है और समलंब में भी
नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या है इसमें? आयत। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री है वो कौन सा है? आपका आयत। तो ये आपका 4th चैप्टर जो है, आज हमने इस वीडियो में 2nd, 3rd और 4th चैप्टर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आपको सारे फॉर्मूले लिख कर रखने हैं, लिखकर ही आप उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जब आप एमसीक्यू देने जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है।